वेलकम टू द वेब सीरीज़ योर साइक फ्रेंड। मेरा नाम डॉक्टर फैसल सिद्दीकी है और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्लीप रिलेटेड डिसऑर्डर्स। तो आज हम बात करेंगे कि नींद से जुड़ी हुई क्या बीमारियां होती हैं जिसकी वजह से लोगों को समस्याएं होती हैं और उसका किस प्रकार से इलाज किया जाता है। तो अगर हम स्लीप को देखें तो स्लीप एक बहुत सिग्निफिकेंट ह्यूमन बिहेवियर है दैट अकर्स 1/3 ऑफ ह्यूमन लाइफ। मतलब एक तिहाई ज़िंदगी जो है इंसान कोई सोने में बिता देता है। तो इससे हमें पता चलता है कि कितना इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारी ज़िंदगी का और इसमें अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो इंसान की फंक्शनिंग में और उसके मानसिक उसमें भी बदलाव आता है। तो जो नींद का बेसिक कॉन्सेप्ट है कि क्यों होती है नींद, तो ये प्रॉपर फंक्शनिंग की बॉडी के लिए जो है ये होती है। और अगर नींद प्रॉपर नहीं होती है किसी को, अगर वो सो नहीं पाता है सही से, तो उसके फिज़िकल एक्टिविटीज़ में और कॉग्निटिव एक्टिविटीज़ में जो है परेशानी आती है। और कई बार तो ऐसा होता है कि लंबे समय तक जो लोग सो नहीं पाते हैं उनके अंदर जो है उनको डेथ भी हो सकता है। तो ये एक स्लीप का एक इंट्रोडक्शन था। अब स्लीप दो पार्ट में जो है डिवाइड किया जाता है। तो एक है आरईएम पार्ट, जो है रैपिड आई मूवमेंट एक्टिविटी जो होती है वो एक स्लीप का पार्ट होती है। दूसरा होता है नॉन रैपिड आई मूवमेंट स्लीप होती है। तो जो रैपिड आई मूवमेंट स्लीप होती है उसमें ब्रेन की जो एक्टिविटी है वो काफ़ी ज़्यादा होती है नॉर्मल फिजियोलॉजिकल स्टेट से। और जब हम जाग रहे होते हैं उससे भी ज़्यादा एक्टिव रहता है ब्रेन, तो वो रैपिड आई मूवमेंट स्लीप होता है। जो नॉन रैपिड आई मूवमेंट स्लीप होता है उसमें एक पीसफुल स्टेट होती है और जो है पूरी बॉडी और ब्रेन जो है रिलैक्स कर रहा होता है और जो कि लंबे टाइम तक चलता है। तो रैपिड आई मूवमेंट और नॉन रैपिड आई मूवमेंट, रैपिड आई मूवमेंट स्लीप जो है वो साइकिल्स में आती है नॉन रैपिड आई मूवमेंट के साथ में, और 90 टू 100 मिनट्स के बाद में जो है ये साइकिल चेंज हो जाती है। तो जो भी इंसान 7 से 8 घंटे की एक एवरेज स्लीप लेता है उसके अंदर हर 90 से 100 मिनट के अंदर ये साइकिल्स चेंज होती रहती हैं। अब जो नॉन रैपिड आई मूवमेंट स्लीप है वो जो है रिलेटिवली ज़्यादा टाइम लेती है नॉन रैपिड आई मूवमेंट से। जैसे कि 75% जो है एनआरईएम स्लीप का रहता है टोटल स्लीप में, और 25% जो है पार्ट जो है वो आरईएम स्लीप का होता है। तो ये इसलिए क्योंकि ज़्यादा डीप स्लीप में जाना भी ज़रूरी होता है, क्योंकि जब तक वो डीप स्लीप में शरीर या ब्रेन नहीं जाएगा तब तक वो पूरी तरीके से रिलैक्स नहीं हो पाएगा और उसका एक जो फंक्शन है वो जो है प्रॉपरली नहीं हो पाएगा जो स्लीप का है। अब बात करते हैं रेगुलेशन ऑफ स्लीप की, कि स्लीप कहाँ से रेगुलेट होता है। तो ब्रेन के अंदर कोई एक पर्टिकुलर एरिया नहीं है कि जहाँ से स्लीप का रेगुलेशन होता है। कई सारे एरियाज़ से स्लीप का रेगुलेशन होता है, लेकिन ब्रेन स्टेम एक ब्रेन का पार्ट होता है, उसमें सेरोटोनर्जिक न्यूरोट्रांसमीटर्स जो हैं वो रोल प्ले करते हैं स्लीप को इंड्यूस करने में। दूसरा एक लोकस सेरुलेस होता है, एक ब्रेन का पार्ट होता है जो कि नॉरएपिनेफ्रिन एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है, उसको रिलीज़ करता है, जिससे अवेकनिंग रहती है, मतलब कि इंसान जागता रहता है। उसके बाद एसिटाइल कोलिन और डोपामिन, ये दो अलग न्यूरोट्रांसमीटर हैं, ये भी स्लीप के रेगुलेशन में रोल प्ले करते हैं और मोस्टली ये अवेकनिंग में जो है इनका ज़्यादा रोल रहता है, मतलब कि जगा के रखते हैं इंसान को। तो ये मेन न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं और ब्रेन के एरियाज़ हैं जो कि रोल प्ले करते हैं स्लीप के इंडक्शन में और उसको ख़त्म करने में। अब अगर हम देखें फंक्शंस ऑफ स्लीप की, स्लीप का फंक्शन क्या है, तो जो बेसिक उसका फंक्शन है वो रिस्टोरेशन ऑफ होम्योस्टैटिक फंक्शन है, थर्मोरेगुलेशन है एंड एनर्जी कंजर्वेशन। और एनआरईएम स्लीप के अंदर मोस्टली जो मेटाबॉलिक नीड्स हैं, जो भी बॉडी का मेटाबॉलिज्म है वो होता है। और मस्कुलर रिलैक्सेशन भी एक फंक्शन है जिसमें पूरी बॉडी की मसल्स जो हैं वो रिलैक्स करती हैं, जो लॉन्ग मसल्स होती हैं। और उसके बाद जो शॉर्ट टर्म मेमोरी है वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट होती है स्लीप के अंदर ही। तो ये मेन फंक्शंस हैं स्लीप के जो कि काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हैं। और अब अगर हम बात करें एपिडेमियोलॉजी की कि स्लीप रिलेटेड डिसऑर्डर्स हमारी कम्युनिटी में कितना प्रेवलेंट हैं, कितना फैले हुए हैं, तो इसमें इस तरह की बीमारी जो है वो 1 ईयर प्रेवलेंस ऑफ पॉपुलेशन में देखें तो 30 to 45% एडल्ट जो है इससे ग्रसित रहते हैं। तो अगर 1 साल के पॉइंट ऑफ टाइम में हम अगर एडल्ट्स को देखते हैं कि भाई कितने लोगों को नींद की परेशानी है, तो 30 to 45% वो जो है निकल के आया है। तो जो कि काफ़ी ज़्यादा है, मतलब 100 में से
30 से 40 एडल्ट्स को जो है ऑन एन एवरेज 1 साल के अंदर अगर हम देखें तो उनको अनिद्रा की बीमारी रहती है। अब बात करते हैं डायग्नोसिस ऑफ स्लीप डिसऑर्डर्स की। तो इंटरनेशनल क्राइटेरिया जो है मानसिक रोगों का, उसमें एक सब कैटेगरीज़ हैं, जिसमें सबसे पहला सब कैटेगरी है नॉन ऑर्गेनिक इंसोम्निया। तो नॉन ऑर्गेनिक इंसोम्निया को डायग्नोस करने के लिए हमें 4 फीचर्स की ज़रूरत पड़ती है। तो जो फर्स्ट फीचर है उसमें ये मेंशन किया गया है कि इन दिस देयर इज़ डिफ़िकल्टी इन फॉलोइंग स्लीप, डिफ़िकल्टी इन मेंटेनिंग स्लीप और नॉन रिफ्रेशिंग स्लीप। इसका मतलब कि लोगों को, जो भी शख्स इससे परेशान है, उसको नींद लगने में समस्या होना, नींद बार बार टूटना, या फिर जब वो सुबह उठे तो उसको ये महसूस होना कि उसकी जो रात की स्लीप थी वो बिल्कुल रिफ़्रेशिंग नहीं थी, उससे बिल्कुल उसको लगा नहीं कि वो सो पा रहा है। तो ये फर्स्ट पॉइंट था। सेकंड पॉइंट में ये है कि द डिस्टर्बेंस अगर एटलीस्ट 3 टाइम्स अ वीक और फॉर एटलीस्ट 1 मंथ, कि 3 बार जो है हफ्ते में कम से कम ये होना चाहिए 3 रातों को, और एटलीस्ट 1 मंथ के लिए ये परेशानी जो है उसको लगातार जो है बनी रहनी चाहिए। जो थर्ड पॉइंट है उसमें ये कि द स्लीप डिस्टर्बेंस कॉजेज मार्क्ड पर्सनल डिस्ट्रेस और इन्फ्लुएंस विद पर्सनल फंक्शनिंग ऑफ डेली लिविंग। तो इसकी वजह से उसकी ज़िंदगी में परेशानी आ रही है, एक डिस्ट्रेस पैदा हो रहा है, उसकी पर्सनल फंक्शनिंग में उसको प्रॉब्लम हो रही है, और वो अपनी ज़िंदगी में नॉर्मल वर्क नहीं कर पा रहा है। ये थर्ड पॉइंट में मेंशन किया गया है। फोर्थ पॉइंट में ये मेंशन किया गया है, देयर इज़ नो अदर न्यूरोलॉजिकल और अदर मेडिकल कंडीशन, देयर इज़ नो यूज़ ऑफ साइकोएक्टिव सब्सटेंस और एनी अदर मेडिकेशन। तो इम्प्रॉपर स्लीप के पीछे कोई न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर नहीं होना चाहिए, कोई मेडिकल डिसऑर्डर नहीं होना चाहिए, कोई दवाई का यूज़ नहीं हो सकता जिससे नींद कम हो जाती है, गायब हो जाती है, या फिर कोई नशे की चीज़ वो यूज़ नहीं कर रहा है, ये भी रूल आउट करना पड़ता है अनिद्रा के अंदर। तो ये 4 चीज़ें नहीं होनी चाहिए डायग्नोस करने के लिए इन नॉन ऑर्गेनिक इंसोम्निया के लिए। जो सेकेंड कैटेगरी है स्लीप डिसऑर्डर का आईसीडी में, उसमें नॉन ऑर्गेनिक हाइपरसोम्निया एक चीज़ है जिसको क्लासिफाई किया गया है। इसमें मेंशन है कि द इंडिविजुअल कंप्लेन्स ऑफ एक्सेसिव डे टाइम स्लीपीनेस और स्लीप अटैक्स और ऑफ प्रोलॉन्ग ट्रांजिशन टू द फुल्ली अराउज्ड स्टेट अपॉन अवेकनिंग विच इज़ नॉट अकाउंटेड फॉर बाय एन इनएडिक्वेट अमाउंट ऑफ स्लीप। तो इसमें स्लीप अटैक्स का आना या डे टाइम स्लीपीनेस, नींद महसूस होना काफ़ी ज़्यादा, काफ़ी लंबे टाइम के लिए, जो कि रिलेटेड नहीं है रात की नींद से। रात में बार बार नींद टूटने की वजह से या रात की नींद ख़राब होने की वजह से डे टाइम स्लीपीनेस हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए। उसको रात की नींद प्रॉपर ठीक थी उसकी, और उसके बाद भी उसको डे टाइम में स्लीप अटैक्स आ रहे हैं या फिर उसको पूरे दिन स्लीपी महसूस हो रहा है। तो ये फर्स्ट फीचर है नॉन ऑर्गेनिक हाइपरसोम्निया के लिए। जो सेकंड फीचर है उसमें द स्लीप डिस्टर्बेंस अकर्स नियरली एवरी डे फॉर एटलीस्ट 1 मंथ। तो 1 महीने का जो है पूरा ड्यूरेशन लक्षणों के साथ में होना चाहिए, तब हम डायग्नोस कर सकते हैं, और उसकी वजह से एक मार्क्ड डिस्ट्रेस और इंटरफेरेंस विद पर्सनल फंक्शनिंग ऑफ डेली लिविंग उस मरीज़ के अंदर हो रहा होना चाहिए जो डायग्नोस करने के लिए, जो कि ज़रूरी है। जो थर्ड फीचर है, there is no known causative organic factor such as neurological disorder, any other medical condition, no use of any kind of psychoactive substance और any kind of other medication। तो ये 4 चीज़ें रूल आउट करनी पड़ती हैं इसको डायग्नोस करने के लिए, कि कोई न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर तो नहीं है, या कोई मेडिकल डिसऑर्डर तो नहीं है, कोई नशे की चीज़ तो यूज़ नहीं कर रहा है, या तो फिर कोई ड्रग्स ऐसी यूज़ तो नहीं कर रहा है जिसकी वजह से नींद उसको दिन के समय ज़्यादा आ रही है। तो ये हुआ नॉन ऑर्गेनिक हाइपरसोम्निया। थर्ड जो कैटेगरी है उसके अंदर सब कैटेगरी में स्लीप डिसऑर्डर की नॉन ऑर्गेनिक डिसऑर्डर ऑफ स्लीप वेक शेड्यूल हेडिंग दिया गया है, और इसमें 3 फीचर्स का मिलना ज़रूरी है। तो जो फर्स्ट फीचर है उसमें ये मेंशन है कि द इंडिविजुअल स्लीप वेक पैटर्न इज़ आउट ऑफ सिंक्रोनी with the desired sleep wake schedule as imposed by societal demands and shared by most people in the individual environment। इसका मतलब ये है कि जो उसका सिंक्रोनी है स्लीप का, मरीज़ का जो है वो बदल चुका है, बिगड़ चुका है पहले से, और वो एकदम विपरीत जो है चल रहा है। जैसे कि सोसाइटी के अंदर मोस्टली हम देखते हैं, जहाँ हम रहते हैं, कि रात में मोस्टली लोग सोते हैं और दिन में जो है जागते हैं, दिन में काम करते हैं। तो इस वाली कैटेगरी में नॉन ऑर्गेनिक डिसऑर्डर ऑफ स्लीप वेक शेड्यूल में जो है ये पूरा एकदम चेंज हो जाता है। मरीज़ रात भर जो है जागता है और दिन में सोता है, जो कि बिल्कुल सोसाइटल जो तरीका होता है उससे एकदम डिफरेंट है।
और जो सेकंड पॉइंट है इसी में ये मेंशन है, बिकॉज ऑफ दिस द पेशेंट एक्सपीरियंस insomnia during the major sleep period or hypersomnia during the waking period, mostly throughout the days for about 1 month of duration. तो स्लीप जो है रात के समय में जो होनी चाहिए वो नहीं होती है, इंसोम्निया रहता है, और डे टाइम में जो है जागना चाहिए तो उस टाइम पे वो सोता रहता है। तो ये देखने मिलता है, और मोस्टली ये तकरीबन 1 महीने के लिए रहना चाहिए, तभी हम जो है इसको डायग्नोस कर पाते हैं। जो थर्ड फीचर है उसमें मेंशन है, दिस इज़ नॉट बिकॉज ऑफ एनी काइंड ऑफ ऑर्गेनिक फैक्टर, एनी काइंड ऑफ मेडिकल डिसऑर्डर, एनी काइंड ऑफ साइकोएक्टिव ड्रग यूज़ और एनी अदर काइंड ऑफ यूज़ ऑफ मेडिकेशन। तो ये 4 चीज़ें हमें रूल आउट करनी पड़ती हैं इसको डायग्नोस करने के लिए कि जो स्लीप वेक शेड्यूल में जो ऑल्ट्रेशन हुआ है ये इन किसी चारों वजह से, कोई दिमागी और दूसरी बीमारी की वजह से तो नहीं हुआ है, नशे की परेशानी की वजह से तो नहीं हुआ है, या कोई दवाइयों के सेवन की वजह से, या कोई और मेडिकल डिसऑर्डर की वजह से तो नहीं हुआ है। तो ये पूरा जो है थर्ड सब कैटेगरी है स्लीप डिसऑर्डर का। फोर्थ सब कैटेगरी में जो चीज़ हम देखते हैं वो है स्लीप वॉकिंग। स्लीप वॉकिंग को सोमनैम्बुलिज्म भी कहते हैं। तो इसके अंदर भी 3 फीचर्स हैं जिसको डायग्नोस करने के लिए यूज़ करते हैं। तो उसमें फर्स्ट फीचर में मेंशन है कि द प्रोमिनेंट सिम्टम इज़ रिपीटेड एपिसोड ऑफ राइजिंग फ्रॉम बेड, यूजुअली फ्रॉम 1/3 ऑफ नॉक्टर्नल स्लीप, वॉकिंग अबाउट फार बिटवीन सेवरल मिनट्स टू अबाउट हाफ एन आवर। तो इसका मतलब कि मरीज़ जो है रात में, बीच रात में या फिर 1/3 नींद पूरी होने के बाद में जो है बेड से उठता है, वो चलता है और थोड़ा दूर तक जाता है, और फिर कुछ मिनट से लेकर के तकरीबन आधे घंटे तक जो है वो मूव करता रहता है। तो ये फर्स्ट पॉइंट में मेंशन है। जो सेकंड पॉइंट है उसमें है कि अपॉन अवेकनिंग द इंडिविजुअल हैज़ एमनीजिया फॉर द एपिसोड, कि जब वो उसकी आँख खुलती है तो उसको ये महसूस होता है कि वो क्या कर रहा था, उसको कुछ याद नहीं होता है कि उस दौरान उसने क्या किया। जो थर्ड पॉइंट है इसको डायग्नोस करने के लिए उसमें है कि विद इन अवेकनिंग देयर इज़ इम्पेयरमेंट, देयर इज़ नो इम्पेयरमेंट ऑफ मेंटल एक्टिविटी और बिहेवियर, ऑल्दो देयर में इनिशियली बी शॉर्ट पीरियड ऑफ कन्फ्यूजन और डिसओरिएंटेशन। तो और कोई बिहेवियर में बदलाव नहीं होना चाहिए, ना ही किसी प्रकार के मेंटल एक्टिविटी में चेंज होना चाहिए। थोड़ा मोड़ा कन्फ्यूजन या फिर डिसओरिएंटेशन कुछ टाइम के लिए हो सकता है, लेकिन कोई मेजर बदलाव नहीं होना चाहिए बिहेवियर में, तो डायग्नोसिस कुछ और बन सकती है। तो ये 3 फीचर जो हैं हमें देखने होते हैं स्लीप वॉकिंग और सोमनैम्बुलिज्म को डायग्नोस करने के लिए। फिफ्थ सब कैटेगरी है स्लीप टेरर्स की। स्लीप टेरर्स के अंदर हमको क्लासिफाई करने के लिए कुछ चीज़ें देखनी होती हैं। इसमें रिपीटेड 2 और मोर एपिसोड्स इन विच द इंडिविजुअल गॉट अप फ्रॉम द स्लीप with panicky scream and intense anxiety, bodily motility and autonomic hyperactivity। तो 2 से ज़्यादा एपिसोड्स होने चाहिए किसी शख्स के अंदर, और नींद के अंदर ही एकदम से उसका चौंक करके उठना, चिल्लाना, चीखना, साथ में बेचैनी होना, शरीर में कंपन आना और एक ऑटोनॉमिक हाइपर एक्टिविटी जैसे दिल की धड़कन बढ़ना, पसीना आना, मुंह सूखना, ये सारे उसके अंदर लक्षण होने चाहिए 2 या 2 बार से ज़्यादा। जो ड्यूरेशन है, ड्यूरेशन ऑफ एपिसोड इज़ लेस देन 10 मिनट्स, 10 मिनट के कम अंतराल तक ही रहता है, और फिर उसके बाद ऑटोमेटिकली ये ठीक हो जाता है। फिर उसके बाद द इंडिविजुअल हैज़ लिमिटेड रिकॉल, मतलब थोड़ा देर के लिए ही उसको याद रहता है कि उसके साथ कुछ ऐसा हुआ है, और उसके बाद में वो थोड़ा देर बाद भूल जाता है। नेक्स्ट डे जो है वो जब उठता है तो उसको ये महसूस नहीं होता कि कुछ उसको हुआ था, लेकिन रात में जब उसको अटैक आता है तो उस टाइम के लिए उसको काफ़ी परेशानी होती है, लेकिन फॉर टाइम बीइंग जो है वो ख़त्म हो जाती है। 6 सब कैटेगरी नाइट मेयर्स की। तो नाइट मेयर्स जो है स्लीप डिसऑर्डर का एक सब कैटेगरी है जिसके अंदर ड्रीम से रिलेटेड रहता है लक्षणों में। तो इसके अंदर द इंडिविजुअल वेक्स अप फ्रॉम द नॉक्टर्नल स्लीप एज नैप्स विद डिटेल एंड विविड रिकॉल ऑफ इंटेंसिवली फ्राइटनिंग ड्रीम्स। तो इसमें नींद टूटती है, और उसके बाद नींद टूटने के बाद में एक उसको बहुत ही विविड सा रिकॉल रहता है, और एक अजीब सा बेचैनी सा महसूस होता है उस टाइम के लिए। यूजुअली इन्वॉल्विंग थ्रेट्स टू सर्वाइवल, सिक्योरिटी एंड सेल्फ एस्टीम। तो उसमें जो ड्रीम्स रहते हैं मोस्टली सर्वाइवल से रिलेटेड रहते हैं, ऐसा लगता है कि वो मरने वाला है, या सिक्योरिटी को लेके कि उसको कोई नुकसान पहुंचा सकता है, या सेल्फ एस्टीम को लेके कि उसके कोई परेशानी हो सकता है। तो ये जो है नाइट मेयर्स में डायग्नोस करने के लिए हम ये चीज़ें मरीज़ से पूछते हैं। और उसके बाद द अवेकनिंग कैन अकर एट एनी पार्ट ऑफ टाइम
ड्यूरिंग द स्लीप पीरियड। तो ये मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग में भी हो सकता है, मिड नाइट में भी हो सकता है, या फिर अर्ली नाइट में भी हो सकता है। जो अवेकनिंग होती है उसके अंदर फ्राइटनिंग ड्रीम्स के साथ में इंडिविजुअल बिकम्स ओरिएंटेड एंड अलर्ट। तो कुछ टाइम के बाद में ओरिएंटेड और अलर्ट भी हो जाता है, बहुत देर तक कन्फ्यूजन नहीं रहता है, फिर डिसओरिएंटेड नहीं रहता है। जो ड्रीम होते हैं वो एक्सपीरियंस करते हैं इटसेल्फ एज डिस्टर्बेंस एंड स्लीप रिजल्टिंग फ्रॉम अवेकनिंग एसोसिएटेड विद द एपिसोड कॉजेज मार्क डिस्ट्रेस टू द इंडिविजुअल। तो कई बार ये ड्रीम्स की वजह से जो है काफ़ी डिस्ट्रेस मरीज़ के अंदर होता है, और उसको नेक्स्ट डे भी जो परेशानी होती है अगर उसको ये चीज़ें रिकॉल रहती हैं तो ये जो है नाइटमेयर्स को डायग्नोस करने के लिए यूज़ करते हैं, जो कि ICD-10 ने जो है बताया है सब कैटेगरी ऑफ स्लीप डिसऑर्डर में। इसके बाद एक और सब कैटेगरी है जो नॉन ऑर्गेनिक स्लीप डिसऑर्डर विच इज़ कम्स अंडर अनस्पेसिफाइड कैटेगरी की। जो छयों कैटेगरी में जो है वो लक्षण मैच नहीं कर रहे हैं, तो उसको डायग्नोस करने के लिए अनस्पेसिफाइड जो है कैटेगरी यूज़ किया गया कि अगर ये सारे लक्षण नहीं मिल रहे हैं किसी एक कैटेगरी के अंदर, तो फिर उसको अनस्पेसिफाइड वाली कैटेगरी में डाल के उसको ट्रीट किया जाता है। अब बात करते हैं ट्रीटमेंट की। तो जितने भी स्लीप रिलेटेड डिसऑर्डर्स हैं उनका सिम्टम्स के अकॉर्डिंगली ट्रीट किया जाता है। अगर इंसोम्निया है तो उसका अलग ट्रीटमेंट है, अगर हाइपरसोम्निया है उसका अलग ट्रीटमेंट है, नाइटमेयर्स का, नाइट टेरर्स का इनके अलग ट्रीटमेंट होता है। तो मोस्टली जो इंसोम्निया की बीमारी है उसमें जो दवाइयों का जो यूज़ होता है उसमें बेंजोडाइज़ेपिन्स और जेड ड्रग्स जो हैं यूज़ की जाती हैं। जो दूसरी नॉन फार्माकोलॉजिकल टेक्निक्स हैं उसके अंदर स्लीप हाइजीन यूज़ करते हैं। इसमें बताया जाता है कि क्या क्या चीज़ें आपको करनी है, क्या नहीं करना है अच्छी बेहतर नींद के लिए। और उसके अलावा स्टिमुलस कंट्रोल थेरेपी होती है, रिलैक्सेशन थेरेपीज़ होती हैं, बायो फीडबैक होता है जिसका यूज़ किया जाता है स्लीप इंसोम्निया रिलेटेड डिसऑर्डर्स में। अब अगर हम बात करें कि एक तो इंसोम्निया निद्रा, और फिर उसके बाद हाइपरसोम्निया की ज़्यादा नींद आना, तो ज़्यादा नींद आने की परेशानी के अंदर भी जो है हम दवाइयों का सेवन करते हैं, यूज़ करते हैं, जिसमें मोडाफिनिल जो है एक ड्रग है उसका यूज़ होता है, मोडाफिनिल है उसका यूज़ होता है, और एम्फिटामीन्स हैं। तो इनका मोस्टली जो है यूज़ किया जाता है उन लक्षणों को ख़त्म करने के लिए। अब मोस्टली लोग पूछते हैं कि कितने लंबे समय तक इसका इलाज चलता है। तो जो दवाइयाँ हैं जब तक उनके साइड इफ़ेक्ट्स नहीं आते हैं, या फिर तकरीबन 1 से 3 महीने तक जो है मिनिमम जो है ड्यूरेशन तक दवाइयाँ दी जाती हैं, और फिर चेक किया जाता है कि उसके लक्षण ख़त्म हो गए हैं क्या। ज़्यादातर मरीज़ जो हैं मेडिसिन से या फिर जो टेक्निक्स हैं बिहेवियर थेरेपी की, जैसे आपको पहले बताया, उससे वो इम्प्रूव कर जाते हैं। लाइफ लॉन्ग दवाई लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन अगर किसी को आदत पड़ जाती है नींद की दवाइयों की, तो उसके बाद उसको फिर छुड़ाना पड़ता है। उसकी जो दवाइयाँ बंद करके जो है उसके विड्रॉल सिम्टम्स ट्रीट करने होते हैं, और विद टाइम जो है वो दवाइयाँ छूट जाती हैं। लाइफ लॉन्ग दवाई लेने की ज़रूरत मोस्टली नहीं पड़ती है। अंडरलाइंग कॉज को भी देखना पड़ता है, किस कारण की वजह से उसको ये परेशानी हुई है। तो आज का जो है टॉपिक हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, और उम्मीद करते हैं आपको ये पसंद आएगा। और इस लेक्चर को जो है शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस नॉलेज को पहुंचाइए। और कुछ कमेंट है, कुछ सवाल है तो कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ। शुक्रिया।